रात तूफानी बारिश हो रही थी। बादलों की जोरदार गरज से मेरी आँख खुली थी। जैसे ही मैंने मुंदी मुंदी आँखों से अपने बराबर वाली बिस्तर पर देखा तो मेरी बीवी का बिस्तर खाली था। मुझे हैरत हुई थी, उस तेज़ बारिश में वे कहाँ गई। मैं उठकर बैठ गया। हमारा घर चारों कमरे पर मिला हुआ था। बाहर बहुत ही बड़ा सहन था। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आया। लॉन्च भी खाली था। मैं दूसरे कमरे में चला गया तो वे भी खाली था। मुझे अब हैरत हुई कि इस वक्त मेरी बीवी कहाँ गई तो कहाँ गई, लेकिन लॉन्च का दरवाज़ा मैंने खोला जो बाहर सहन की तरफ खुलता था। बस वही एक जगह बची थी देखने वाली, लेकिन मेरी बीवी को बारिश से बहुत ही डर लगता था। जब भी बारिश होती थी वह खौफ के मारे घर में कमरों में छुप जाती थी। कभी कभी तो शाम के वक्त बारिश के होने के लिए मैं उसे कहता कि कभी तो मेरा साथ दे दिया करो, लेकिन मरियम हमेशा कहती ना बाबा ना, मुझे बहुत ही डर लगता है। वे बेहद खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। मैं उसे सऊदिया से ब्याह करके पाकिस्तान लाया था। पूरा घर तो मैं देख चुका था, बस एक सहन रह गया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उसे मरियम को घोड़ी की रस्सी खोल रही थी और उसे ऐसी जगह बांधने की जगह ढूंढ रही थी वहाँ जहाँ पर घोड़ा बारिश से बच सके। मैंने अपने सर पर हाथ मारा। मेरी अरबी बीवी दो दीवानी थी घोड़े की। उसी की फरमाइश पर मैंने ये घोड़ा उसे लाकर दिया था। जब से ये घोड़ा मरियम की ज़िंदगी में आया था मुझे लग रहा था कि मेरा रफ़ीक आ गया है। मरियम को मेरी परवाह ही नहीं थी जितना उसे घोड़े की होती थी। मैं जानता था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मरियम कभी बारिश से भीग नहीं सकती और रात की बारिश तो उसे इतना खौफ ज़्यादा करती थी कि रात भर वे मेरे पल्लू से लगी रहती थी। कहती थी कि फरहाद मुझे बारिश से बहुत ही डर लगता है, और मैं उसे अपने साथ लगा लिया करता था ताकि उसका खौफ कम हो सके। वो मेरे साथ लगी भी बुरी तरह से कपकपा रही होती थी। मैं कहता था कि ये बारिश तो मेरे लिए मेहरबान साबित हुई है, तुम मेरे इतने करीब जो आ जाती हो। ये बात सुनकर वे मुझे घूरने लगती, लेकिन अपना चेहरा मेरे पहलू में छुपा लेती ताकि उसका खौफ कम हो जाए। लेकिन आज रात व आधी रात के इस पहर तेज बरसती बारिश में वे पूरी की पूरी भीगकर उस घोड़े को ऐसी जगह बांधने की कोशिश कर रही थी कि जहां वे बारिश से बच सके। ये बात मेरे लिए नाकाबिले फहमी थी। मैं फौरन से उसके पास आ गया, उसके हाथ से घोड़े की रस्सी पकड़ ली। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस वक्त सहन में क्या कर रही हो? जानती हो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। लॉन्च से सहन तक आते आते मैं पूरा का पूरा भीग चुका हूँ। वे खुद भी इस कदर भीगी हुई थी कि उसके बालों से चेहरे पर पानी के कतरे टपक रहे थे। कहने लगी, फरहाद फिर घोड़ा बीमार हो जाएगा, मैं तो इसे महफूज जगह पर बांधने के लिए आई थी। मैंने कहा, ये जानवर है, इंसान नहीं है, इन्हें आदत होती है, ये गर्मी सर्दी बरसात अपने वजूद पर सह जाते हैं। पागल लड़की, जो घोड़े जंगल में रहते हैं या जो जानवर जंगल में रहते हैं, क्या वे मर जाते हैं? बारिशों में तूफानों में नहीं ना, इसलिए कुछ भी नहीं होता। फिर मैंने उस घोड़े को ले जाकर उस जगह बांध दिया जहाँ पर सहन थोड़ा अच्छा था। बारिश का पानी कम आ रहा था, लेकिन मरियम तो शायद घोड़े के पीछे बावली सी हो गई थी। उसने अंदर से जाकर नया कंफर्टर निकाला और बाहर आ गई। एक हाथ में कंफर्टर था, दूसरे हाथ में तौलिया। जल्दी से आकर तौलिया से घोड़े को साफ करने लगी। मेरा तो जी चाहा कि दीवार से जाके अपना सर फोड़ लूं। पागल लड़की थी कि वे उस घोड़े के साथ ऐसे कर रही थी जैसे वे छोटा सा बच्चा हो। पहले उसने तौलिया से घोड़े को साफ किया, फिर कंफर्टर उस पर डाल दिया। वे भी मरियम को देखकर हिलहिलाने लगा। मैंने मरियम का हाथ पकड़ा और उसे अंदर कमरे में लेकर आया। कमरे में आते आते वे 10-12 छींके मार चुकी थी। मैंने कहा, मुझे लग रहा है घोड़े को बचाने के चक्कर में तुम ज़रूर बीमार पड़ जाओगी। जाओ जाके कपड़े बदलो। वे फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई, दूसरे लिबास बदल करके आई। मैंने भी अपने कपड़े बदल लिए और बेड पर जाकर लेट गया। सर्दियों की बारिश थी, इसलिए ठंड महसूस हो रही थी। वे अब बहुत ही बुरे तरीके से कपकपा रही थी। मैंने उसे अपने पहलू में ले लिया। कहने लगी, फरहाद घोड़े को भी ठंड लग रही होगी, ठंडी हवा चल रही है, कहीं वे बीमार तो नहीं पड़ जाएगा। मैं उस बेवकूफ़ लड़की का क्या करता जिसे उस वक्त भी अपनी नहीं घोड़े की परवाह थी। मैंने कहा, चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे। कितनी बार तुम्हें समझाओ कि इंसान नहीं है, वह जानवर है, ये इन चीज़ों के आदी होते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता।
मरियम मुझे एक मदीने के होटल में मिली थी। मैं उम्रे के इरादे से मक्का में आया था। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना शरीफ चला गया। वहाँ जिस होटल में मैं ठहरा था उसके बराबर वाले कमरे में रात के वक्त यूँ महसूस होता जैसे कोई रो रहा है। हम दोनों के कमरे के बालकनी के दरमियान में सिर्फ एक छोटी सी दीवार थी और मैं उस वक्त अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था जब मुझे ऐसे लगा जैसे बराबर वाली बालकनी में कोई सिसकिया से रो रहा है। पहले तो मैंने तवज्जो नहीं दी क्योंकि ये एक गैर अखलाक हरकत थी, लेकिन उस सब को उसकी सिसकियाँ बढ़ने लगी। अब तो मैंने दीवार से झांक कर देखा, वो एक अरबी लड़की थी जो ज़ारों कतार रोई जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रही है और मैं उसे पूछ भी नहीं सकता था। लेकिन कुछ देर बाद उसके कमरे पर दस्तक हुई। वह फौरन से अपने आंसू पोंछकर बालकनी से अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया। मैं भी यही सोच रहा था कि अब मुझे सो जाना चाहिए जब मुझे कमरे के बाहर से बातों की आवाज़ आई, जैसे वे लड़की रोते हुए किसी आदमी से बात कर रही हो। मैं उठकर कमरे के दरवाजे के पास आ गया। मुझे उस लड़की के रोने की और मिन्नतें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मरियम के कमरे के बाहर होटल का मैनेजर काफ़ी गुस्से में खड़ा था। कहने लगा कि देखिए, आप जिन साहब के साथ आई है वे 2 दिन से लापता है और होटल का किराया कल ख़त्म हो चुका है। हम एक दिन आपको मुफ्त में रख चुके हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपको यहाँ नहीं रख सकते। वे लड़की रोई जा रही थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता मेरा पति कहाँ गया है। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती, मैं कहाँ जाऊँगी। वे कहने लगा कि अगर आपका कोई घर है तो हम आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं। ये बात सुनकर वे बुरी तरह घबराई थी। कहने लगी, मैं बेसहारा लड़की हूँ। मेरे पति ने मुझसे शादी की थी, मुझे यहाँ लेकर आया। मुझे नहीं पता कि अब वे मुझे इस होटल के कमरे में छोड़कर कहाँ चला गया। वे मैनेजर कहने लगा कि अक्सर नौजवान अय्याशी के लिए ऐसे काम भी करते हैं। बेसहारा लड़कियों से निकाह करके उनके साथ अय्याशी करके उन्हें होटल के कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। वे उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम्हारे पास अपने पति का कोई तस्वीर या उसका कोई कार्ड कुछ भी है तो वे उस मैनेजर को दे दो। वे पुलिस वाले से राबता करेगा ताकि उसके पति तक उसे पहुंचाया जा सके। लेकिन वे कहने लगी कि वे तो 2 दिन पहले जब नींद से उठी थी तो उसका पति कमरे में नहीं था। यहाँ तक कि उस शख्स का सामान भी उस होटल के कमरे में मौजूद नहीं था। वे अपना सब कुछ ले जा चुका था। इस बात से साफ जाहिर था कि वह उस लड़की को तन्हा छोड़कर चला गया था। वे रोई जा रही थी। मैनेजर कहने लगा कि देखो, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही मैं आपको यहाँ रख सकता हूँ, इसलिए आप इसी वक्त यहाँ से जा सकती है। वह हाथ जोड़कर मिन्नत कर रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो बेसहारा हो गई हूँ। मैं नहीं जानती कि वो मुझे कहाँ से ले आया था। जिस घर में रहती थी हमें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मैंने तो उसी घर में आँख खोली थी और उसी घर में 18 साल गुजार दिए थे। मेरा पति निकाह के बाद मुझे वहाँ से बाहर निकाल के लाया था। मुझे नहीं पता था उस घर का नाम क्या है, कुछ भी नहीं पता। हम अनजान रखा गया था कि हर बात से मुझे लगा जैसे वे लड़की गलत हाथों में आ गई है और घर वालों ने उसे उस शख्स के हाथों बेच दिया था। मैंने मैनेजर से कहा कि उस लड़की को उसी कमरे में रहने दो, उसका किराया भी मैं भर दूंगा। तुम मेरे साथ रिसेप्शन पर चलो, मैं उसके कमरे का किराया भर देता हूँ। मेरी बात सुनकर मैनेजर ने कंधे उचकाए मुझे अपने साथ नीचे लेकर आ गया। मैंने उस लड़की के 8 दिन के कमरे का किराया भर दिया। अगले ही दिन रात के वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हालांकि मैं उस लड़की के खाने पीने का हर चीज़ के पैसे उस होटल के मैनेजर को दे चुका था कि वह खाने पीने के लिए कुछ भी ऑर्डर करे तो उसे दे दिया जाए। 1 हफ्ता तो मुझे मदीने में रहना था। मैंने सोचा कि चलो हो सकता है कि इस 1 हफ्ते में उसका पति वापस आ जाए। लेकिन अगले ही रोज मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो उस लड़की के हाथ में पेपर था। वह रोई जा रही थी। मैंने कहा, क्या मसला हुआ आपके साथ? तो कहने लगी, मैं अपने सामान से अपने कपड़े निकाल रही थी तो मुझे ये पेपर मिला है, ये तलाकनामा है। मैंने पर्चा उससे छीना और देखा तो वाकई उसका पति उसे तलाक देकर जा चुका था। वह रोई जा रही थी। कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा करे मुझे किसी ऐसे घर में छोड़ दे जहाँ मेरी इज्जत की हिफाजत हो सके। मैं तो खुद वहाँ अनजान था, मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, मैं अकेला ही था। मेरे पापा 1 साल पहले इंतकाल कर गए थे। पहले पापा फिर माँ, दोनों मुझे छोड़कर जा चुके थे। शादी भी मेरी नहीं हुई थी और वे लड़की भी बेसहारा थी। बहरहाल अगले दिन मैंने
उस लड़की से कहा कि अगर वे चाहे तो मैं उसे अपना सकता हूँ। वे कहने लगी कि वह खुद को मेरे काबिल नहीं समझती। कहने लगी कि उसने उस दिन मैनेजर से झूठ बोला था कि वे बेसहारा लड़की नहीं है, बल्कि वे रियाज के रिहायशी है और एक अमीर घराने की लड़की है, लेकिन उसके घर वाले बड़े सख्त मिजाज के लोग हैं। उसने एक अरबी लड़के से भागकर शादी की थी। दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। अगर अब वे अपने पापा के पास वापस गई तो उसके पापा उसे जान से मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट है, तो वो कहने लगी कि उसके पास उसका पासपोर्ट हुए। मैंने उसकी पाकिस्तान की एक टिकट खरीदी और उस लड़की को अपने साथ पाकिस्तान ले आया। अपने घर में मैं ही उसे पनाह दी। जैसे ही उसकी इद्दत ख़त्म हुई, मैंने मरियम से निकाह कर लिया। शादी के चंद महीने बाद जब मैंने उससे पहली बार ये पूछा कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मुझे लगा वह सोने का सेट मांगेगी या डायमंड की अंगूठी या बहुत सारी शॉपिंग करेगी, क्योंकि ऐसी औरतें ही ख्वाहिश करती है। लेकिन वे बहुत ही अजीब थी। उसकी फरमाइश भी अनोखी सी थी। मुझसे कहने लगी कि मैं उसे एक घोड़ा लाकर दे दूँ। उस घोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे ये बात काफ़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन बहरहाल मैंने उसे घोड़ा लाकर दे दिया। उसे देखकर मैं बेहद खुश हुई। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर इतनी बेतहाशा खुशी देखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये घोड़ा मेरी जानी दुश्मन बन जाएगा। जब से मैंने मरियम को घोड़ा लाकर दिया था, उसकी सारी तवज्जो मुझ पर से हटकर उस घोड़े की तरफ महज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर मैं इस बात का हल क्या करूं। जब भी मैं मरियम को देखता, मुझे वह घोड़े के पास ही मिलती थी। अब तो अक्सर मेरी रात को आँख खुलती तो मरियम बिस्तर पर नहीं होती थी और सुबह का ऑफिस जाता तो शाम को लौटता था। जी चाहता था कि मेरी बीवी बाकी का वक्त मेरे साथ गुजारे, लेकिन वे मुझे बस खाना ही देती थी। जैसे ही मैं खाना खाता, कमरे में जाता, मरियम अपने घोड़े के पास जाकर बैठ जाती। कभी तेल से उसकी मालिश करने लगती तो कभी सर पर हाथ फेरती रहती, कभी उसकी कमर सहलाती रहती। वह घोड़ा भी बड़ा राजी रहता था। मैं तो अब उस घोड़े को हसरत से देखने लगा था। मुझसे खुश नसीब तो ये घोड़ा ही था। लेकिन एक बार जो कुछ मैंने रात को मरियम को उस घोड़े के साथ करते देखा, मेरी तो शर्म से नजरें ही झुक गई। मेरी आँख खुली, मैंने मरियम को बिस्तर पर नहीं पाया तो मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। ये तीसरी ऐसी रात थी। मैं थका हुआ आता था, इसलिए बिस्तर खाली देखकर समझ जाता था कि मरियम घोड़े के पास ही होगी और करवट बदल कर सो जाता था, क्योंकि मुझे सुबह उठना होता था। लेकिन आज ये तीसरी रात ऐसी थी, अब तो वे मेरे करीब भी नहीं आती थी। मैं उसके पास आने लगता तो कहती कि अभी मेरा मूड नहीं है, फरहाद प्लीज़ मुझे आराम करने दो। मुझे समझ नहीं आता था कि वे मुझसे कतराने क्यों लगी थी और फिर वजह क्या है। मैं उठकर बाहर आया तो वे घोड़े के पास बैठी थी। जो कुछ वे घोड़े के साथ कर रही थी, वे देखकर मेरा दिल डूब कर रह गया। मैं वहीं से पलटकर अपने कमरे में आ गया। या खुदा, ये कैसा नजराना है मुझ पर हुआ है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं कमरे में आया और अपना सर पकड़ लिया। दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। मैं कुछ भी समझ न सका। अपनी आंखों से मैंने सब कुछ होते हुए देखा था। मैं वहीं पर खड़ा अपनी सांस बाहर कर रहा था जब मुझे कमरे से बाहर चाप की सुनाई दी। शायद मरियम वापस आ रही थी। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और यूँ जाहिर करने लगा जैसे मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ। मैं हर बात से अनजान हूँ कि वे क्या कुछ करके बाहर आ रही है और कमरे में दाखिल हुई। एक नज़र गौर से मुझे देखा। मैं यूं ही बेखबर सो रहा था। वे जान चुकी थी, इसलिए वे सीधा वॉशरूम जा चुकी और कुछ देर बाद मुझे पानी गिरने की आवाज़ आने लगी और उसी के साथ मेरी आंखें भी खुल चुकी थी। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। ये सब कुछ क्या था जो मरियम उस घोड़े के साथ कर रही थी? मैं तो यही समझ रहा था कि जैसे पाकिस्तानी औरतें होती है, वैसे ही सऊदी अरब में भी मुसलमान औरतों का रहन सहन ऐसा ही होता है। आखिर को वे भी तो मुसलमान हैं, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। मुझे अब समझ में आ रही थी कि मरियम ने घोड़ा पालने की फरमाइश क्यों की थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मरियम ऐसी भी हो सकती है। मैं झुरझुरी लेकर रह गया था। उसके हुस्न से मुतासिर होकर मैंने निकाह तो कर लिया था, मगर मैं बुरी तरह फंस चुका था। मुझे मरियम से घिन आने लगी थी। कुछ देर बाद मैं नहाकर बाहर निकली और फिर मेरे पास आकर लेट गई। मुझे तो उसका पूरा वजूद ही फरेब लग रहा था। सब कुछ उसके ड्रामे थे जो वे करते हुए आई थी। बहरहाल रात को न जाने किस
दोपहर मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। सुबह मुझे दफ्तर के लिए जल्दी उठना था। अभी तक मरियम सो रही थी। एक नज़र उसके चेहरे पर डाली तो उसे पुरसकून सोया देखकर मुझे रात का मंजर याद आने लगा। मैंने सर झटका, फ्रेश होकर तैयार हो गया। जब तक मैं तैयार होकर बाहर आया, मरियम मेरे लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने अपने लंबे बाल खोल कर फैला रखे थे, गुनगुना भी रही थी, काफ़ी खुश लग रही थी। मुझे खामोश देखकर पूछने लगी कि क्या बात है, बड़े खामोश लग रहे हैं आप, मुझसे नाराज़ है क्या? मैंने एक कड़ी नज़र मरियम पर डाली। कहने लगा कि कुछ नहीं, बस मुझे जल्दी दफ्तर जाना है। इसलिए ये सुनकर उसने भी हाँ में सर हिला दिया। मुझे लगा था वे मेरे पास बैठकर नाश्ता करेगी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। टोकरी में पड़े हुए फल लेकर वे बाहर चली गई। मेरा तो जी खट्टा हो चुका था। मैंने नाश्ता वहीं छोड़ा, घर से जाने लगा। सहन में आया तो मेरे कदम वहीं रुके थे, क्योंकि मरियम घोड़े की टांगों के पास बैठी हुई थी। उसने वो फल घोड़े के सामने रखे और वहाँ खा रहा था, और फिर मरियम की गर्दन पर पीछे को मुंह करके ज़ुबान फेर रहा था, और मरियम हंस रही थी। मैंने ये देखा तो मज़ीद चुप नहीं रह सका। मैं मरियम को आवाज़ दे चुका था कि ये तुम क्या कर रही हो? वे हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने घोड़े को जिस हालत में देखा था, मेरा तो चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। मुझे गुस्से में देखकर मरियम मेरे पास आई और कहने लगी, वे मैं घोड़े की टांगों की मसाज कर रही थी। वे काफ़ी थकन महसूस कर रहा है। वह इससे पहले और कुछ कहती, मैं उसे पहले ही हाथ उठाकर उसे चुप करवा चुका था। कहने लगा, प्लीज़ मरियम, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी घोड़े की कहानी। आज मैं आकर इस तुम्हारे घोड़े का बंदोबस्त करता हूँ। मैं मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे वे घोड़ा अपना दुश्मन लगने लगा था, जबकि मरियम पर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये सब कुछ करने का सोच भी कैसे सकती है? और मैं तो एक पल में ही जैसे उससे अनजान हो चुका था। दफ्तर में भी काम पर दिल नहीं लग रहा था। बार बार ध्यान उस रात के मंजर की तरफ ही जा रहा था, जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख चुका था। उस रोज़ जब मैं वापस आया तो घोड़ा यूं ही अपनी जगह पर बंधा हुआ था। मैंने उसे घूर कर देखा तो ऐसे लगा जैसे वे भी मुझे घूर कर ही देख रहा हो। मैं दिल ही दिल में उस घोड़े को उल्टा सीधा बकता हुआ घर में दाखिल हुआ। देखा तो मरियम घर में कहीं भी नज़र नहीं आई। मैं कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। वहीं पर ड्रेसिंग टेबल पर बड़ी खूबसूरत कैंडल पड़ी हुई थी। इस माहौल को देखकर मैं हैरान रह गया कि ये सब कुछ किसने किया। तभी एक तरफ से मरियम निकल कर आई। उसने भी सुर्ख रंग की खूबसूरत सी मैक्सी पहन रखी थी। उसको देखकर मैं तो जैसे बहकने लगा। मेरे जहन में कोई बुरी याद बाकी न रही। वे बड़ी मानी खेज नज़रों से मुझे देख रही थी। जैसे ही आकर उसने मेरे हाथ से बैग लिया तो मैंने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। मैं उसके वजूद में से आने वाली खुशबू में बहकता चला जा रहा था। इससे पहले कि मैं अपने लब मरियम के माथे पर रखता तो घोड़े की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। घोड़ी की आवाज़ सुनने की देर थी, मरियम ने मुझे दूर धक्का दे दिया। वे कमरे से भागकर फ़ौरन बाहर चली गई। आज तो मेरा पारा हाई हो चुका था। आज तो इस घर में या तो मैं रहने वाला था या फिर वे घोड़ा। मैं गुस्से से मरियम के पीछे आया। कहने लगा कि खबरदार तुम इस घोड़े के करीब भी गई तो क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? मैं इस घोड़े को इस घर में रुकने ही नहीं दूंगा। बस मैं इसे घर से चलता करता हूँ। मरियम की आंखों में तो हैरत आ चुकी थी। कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए सारा इंतज़ाम किया था कि आपका मूड मुझसे बेहतर हो सके, मगर अब इस घोड़े की वजह से आप अपना मूड तो मत बदलिए, जाने इसे कोई तकलीफ़ हुई होगी। मरियम गई और जाकर घोड़े की टांगों के बीच बैठ गई। जैसे जैसे मरियम उसको सहला रही थी, घोड़ा बिल्कुल खामोश हो चुका था, पर सुकून हो चुका था। मैं जैसे ही कदम उठाता आगे आया तो हैरान रह गया। मरियम उस घोड़े की टांग का अंदरूनी हिस्सा सहला रही थी। मैं दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी टांग सहलाने के बाद मरियम कहने लगी कि बस इतनी सी तो बात थी, चलिए अंदर चलिए। मैं वहीं पर रुक चुका था। उस रात का मंजर एक मर्तबा फिर मेरी नज़रों में आ चुका था। मैंने कहा, मरियम मुझे सच सच बताओ, उस रात तुम घोड़े के साथ क्या कर रही थी? कहने लगी, किस रात? कब? मैंने उससे कहा कि परसों रात। जिस हालत में मैंने तुम्हें देखा था मेरे लिए वे नाकाबिले यकीन था। तुम उस घोड़े की टांगों से उससे ज़्यादा मैं कुछ बोलता
कि मरियम की आंखें हैरत से फैली। कहने लगी, घोड़े की टांगों क्या? इतना कहने के बाद जो कुछ उसने मुझे बताया वे सुनकर तो मैं शर्म से अपना सर ही झुका चुका था। मरियम कहने लगी कि उस रोज़ जब शदीद बारिश हुई तो मैं घोड़े को बाहर सहन में दोबारा बिठाने के लिए जाने लगी, मगर फर्श गीला था और उस घोड़े के लिए काफ़ी नरम था, इसलिए वे फिसल कर गिर गया था। उसकी टांगों के अंदरूनी तरफ जख्म हो चुके हैं, दर्द भी बहुत रहता है उसे, इसलिए मैं उस घोड़े की टांगों की मसाज करती हूँ। उस रात भी टांगों में शदीद दर्द हो रहा था, उसको मैं उसकी टांगों के बीच में बैठकर उसका मसाज कर रही थी। मैंने खुद भी जब आगे बढ़कर घोड़े की टांग पर देखा तो मैं अंदरूनी जख्म था, जिसकी वजह से वह घोड़ा दर्द से चिल्लाता रहता था। मैंने उस रात भी यही मंजर देखा था। मेरी बीवी घोड़ों की टांगों के बीच में बैठी हुई है और उसका सर उसकी टांगों के बेहद करीब है और वह घोड़ा अपना मुंह मेरी अरबी बीवी के करीब रखे हुए है। ये मंजर देखकर न जाने मैं क्या से क्या समझ बैठा। बहरहाल मैंने अपना सर झटका, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। कहने लगी, देखिए मैं अपने माँ बाप के यहाँ भी जब रहती थी तो मुझे घोड़े बहुत ही पसंद थे। ये शौक़ मेरे बाबा से मुझसे आया है, ये बड़े वफादार होते हैं। अब देखिए मेरे साथ साथ आपसे भी मोहब्बत करने लगा है और जब हम कोई जानवर पालते हैं तो उसका ख्याल रखना भी हम पर ही मुनस्सर करता है। आप मुझसे नाराज़ मत होइए प्लीज़, मैं आपकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरियम के अल्फाज सुनकर मैंने गहरी सांस ली और उसे अंदर लेकर आया। मैं भी भला क्या से क्या सोच रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे बस घोड़ों से उनसियत थी। वक्त गुजरा और अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वा बच्चों से नवाजा। वो दोनों ही बेटे थे और मुझे मेरी जान से बढ़कर थे। बच्चों में मेरी बीवी ऐसी मगन हुई कि उसका ध्यान खुद ब खुद घोड़ों से हटता चला गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।